बजट का इंतज़ार तो सारे देश को होता है कि उसमें ये रहता है कि कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कौन सी महंगी हो रही है। आम आदमी की की बहुत सारी अपेक्षाएं केंद्र के बजट से होती हैं। फिर ये भी होता है कि भारत सरकार का फोकस इस साल किन चीज़ों पर होगा, क्योंकि बजट जो होता है राज्य सरकार का एक तो संकल्प पत्र भी माना जा सकता है। उसके उसका जो आगे आगे जो तय होता प्रोग्राम होता, ये होता कि इस साल वो क्या क्या करने जा रही है। तो वो इसके प्रति जिज्ञासा आप देशवासियों की होनी स्वाभाविक है। लेकिन उत्तराखंड को केंद्र के बजट से ज़्यादातर ज़्यादा अपेक्षाएं इसलिए भी होती हैं। एक तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जैसे हिमालयी राज्य होने के नाते जितने जम्मू कश्मीर से लेके आपके नॉर्थ ईस्ट तक के जितने राज्य हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। उनको विशेष सहूलियतें मिलती हैं, उनकी बजट के एलोकेशन में भी उनको ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाती हैं। इसलिए भी रहती है कि इस बार भारत की सरकार हमारे लिए हिमालयी राज्य के होने के नाते, विशेष राज्य के होने के नाते क्या ज़्यादा सहूलियतें देने जा रही है, और बेहतर भविष्य के लिए और विकास के लिए क्या 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 करने चाहिए, क्या केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, कितना पैसा खर्च करने जा रही है। इसलिए भी हिमालयी राज्यों को होता है। अब है कि हिमालयी राज्यों में भी नॉर्थ ईस्ट की जितनी 7 सिस्टर्स हैं, और उनको तो उनके लिए तो डोनर मंत्रालय है, उनका बजट ही बिल्कुल अलग होता है। उसका तो एक्स्ट्रा बजट होता है वहाँ के लिए। फिर जहाँ तक जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड छूट जाते हैं। जम्मू कश्मीर का भी विशेष प्रोविज़न हुआ करता था, अब तो खैर केंद्र शासित है। तो केंद्र शासित होने के नाते भी तो उनको ये केंद्र का के पर ही निर्भर है। लेकिन फिर बीच में जो स्टेट जो पूर्ण राज्य जो छूट जाते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल है। तो हिमाचल तो थोड़ा पुराना राज्य है, एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उत्तराखंड तो बिल्कुल 23वां साल अब लगा है। तो इसमें अब बहुत कुछ किया जाना है। तो इसलिए उत्तराखंड की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा केंद्रीय बजट से होती हैं। ज़्यादा अपेक्षाओं का एक कारण ये भी है कि उत्तराखंड का जो सरकार की जो आमदनी है उसका लगभग 58% जो खर्च है वो कमिटेड खर्चे होते हैं। जैसे वेतन है, वेतन के पर आपका लगभग आपका 34% के आसपास पिछली बार खर्च दिखाया गया था। 13% जो है उसमें पेंशन जो थी, भले 2004 से पेंशन नहीं है, लेकिन पुरानी जो पेंशन है उनको देना पड़ता है। और 12% के आसपास ब्याज देना पड़ता है। भाई आप ब्याज देंगे तो उसके साथ तो जो लगभग 5,000-6,000 करोड़ के आसपास मूलधन भी तो लौटाना पड़ता है। तो चाहे कुछ करो, ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। तो इस तरह से कुल लगा के लगभग 58 या 60% के आसपास आपका कमिटेड खर्चे हैं जो तो देने ही होते हैं। और उसके लिए जो आपका 40% बचता है उसमें बहुत सारे विभागों के अपने खर्चे हैं और बहुत सारे उनको करने होते हैं। तो कुल मिलाकर जो विकास कार्य, जो असली जो लोगों को उम्मीद है जिसके लिए ये राज्य बना था, उसके लिए 10-15% भी खर्च बजट बजट बन नहीं पाता। तो फिर उम्मीद रहती है कि भारत सरकार किन मदों में कितना पैसा इस बार देगी, ग्रामीण विकास के लिए कितना देगी, बिजली में कितना देगी, और बाकी जितने पर्यटन के क्षेत्र में क्या देगी, कृषि के क्षेत्र में कितना देगी। इस तरह से रहता है, जो भारत सरकार देगी वो यहाँ उपयोग उसका होता है। विशेष अनुदान की बात है। फिर ये भी रहता है कि हो सकता है इस बार क्या कहते हैं केंद्र सरकार पहाड़ी राज्य के लिए या कुछ कुछ कोई खास चीज़ करने जा रही हो, इसकी भी उम्मीद रहती है कि हो सकता हो। दूसरी बात, यहाँ ग्रीन बोनस की मांग अक्सर होती रही है, क्योंकि उत्तराखंड तो कार्बन स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक है। यहाँ लगभग 70% के आसपास तो या तो फॉरेस्ट कवर है या फॉरेस्ट लैंड है। उसमें उसमें आपकी विकास गतिविधियाँ चल नहीं सकती हैं। यहाँ की आर्थिकी क्या कहते हैं उसको रुक जाती है उसके पास सारा। तो इसलिए रहता है कि जैसे भारत सरकार का भी रहता है कि दुनिया वालों से, विकसित देशों से, कि आपने तो अपना सब जो फॉरेस्ट हैं उनको तो कर दिए, जो बर्बाद कर दिए, अपने विकास पर लगा दिए हैं। अब हम जो पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनसेशन दे दो। तो उत्तराखंड की भी यही मांग रही है। तो हमको इसके बदले में जो हम इस देश को इतना ज़्यादा ऑक्सीजन का भंडार यहाँ पर संरक्षित रक्षा कर रहे हैं उसके हिमालय पर, उसका करना चाहिए। तो इसके लिए भी कई सालों से मांग हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है।
फिर ये होता है कि ये हर साल आपदाएं आती रहते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो आपदा की दृष्टि से भी यहाँ का कंपनसेशन जो है बहुत अभी कम होता है। तो पहाड़ और मैदान में अंतर होना चाहिए। अभी जोशीमठ की इतनी बड़ी आपदा हमारे सामने आ गई है, तो जोशीमठ में लगभग के 5,000-6,000 परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, और ये बिजनेस सेंटर है। वहाँ पर लोग आपदा की उसकी यात्रा लाइन की वजह से, पर्यटन की वजह से, पर्वतारोहण की वजह से भी, या एडवेंचर टूरिज्म की वजह से लोग वहाँ पर केंद्र था, उसका बिजनेस सेंटर था। और आज सारा जोशीमठ धंस गया है। तो लोग, ये आपदा का अभी जो प्रोविज़न है कि केवल आवास के लिए है और सब चीज़ों के लिए है, लेकिन जो लोगों के करोड़ों के जो होटल थे, बाकी बिजनेस था, वो तो तबाह हो गया है। उसके लिए क्या किया जाए? तो उसका भी कोई स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपके साथ आपदा में आपको आप रिहाइश के लिए 5 लाख तक का आपका 5 लाख रुपए में तो एक पहाड़ों में एक बाथरूम नहीं बन सकता है। अब 5 लाख रुपए में क्या बनाएगा? लोगों को करोड़ों की प्रॉपर्टी, मकान बने हुए हैं वहाँ पर, 5 लाख में क्या बनाएगा उसको? तो इन सब चीज़ों को लेके उत्तराखंड के लिए, पहाड़ के लिए, हिमालय के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न होंगे, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भारत सरकार करेगी। दूसरी बात, आपने क्लेम किया है, मोदी जी बार बार आके कह गए हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड की सरकार बार बार बोलती है अब तो डबल इंजन की सरकार है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमें देखना भी चाहिए, उत्तराखंड वासियों को देखना भी तो चाहिए कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की जो सरकार ने उत्तराखंड के लिए क्या अलग से कर रही है। तो उसके कई कई चीज़ें हैं। जो पिछला अगर बजट आप देखेंगे, जो बजट समीक्षा आती है जो 2022-23 के आम बजट में दी, उसका बजट समीक्षा में देखिए तो केंद्र सरकार के जो कमिटेड जो जो कमिटमेंट था वो कुछ पूरा नहीं हुआ, न तो केंद्रांश पूरा हुआ, न सारी चीज़ें हुई। असली बात जो जीएसटी था, यहाँ उत्तराखंड की जो रूलिंग पार्टी ने कहा कि जैसे देश का उनको तो गुण गाने हैं, अपनी पार्टी के गुण गाने हैं। कहा कि अरे साहब ये देश में युगांतरकारी परिवर्तन आ गया, आधी रात को जो जीएसटी की घोषणा हुई तो उत्तराखंड का तो कायाकल्प हो गया। उससे उस समय बोल दिया था उस सर की कि 5,000 करोड़ का लगभग सालाना नुकसान उत्तराखंड को हो रहा है। पिछले साल तक 2022 तक तो उसको था, कंपनसेशन की व्यवस्था थी, उसके बाद वो कंपनसेशन खत्म हो गया और कुल मिलाकर लगभग 5,000 करोड़ तक पिछले, अब तो बढ़ता जाएगा ना वो, तो वो नहीं मिला। एक तो उत्तराखंड की आमदनी नहीं कम आ रही है, कमिटेड खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर के इस तरह से उसके आमदनी के स्रोत बंद कर देगी भारत सरकार तो कैसे चलेगा? तो ये डबल इंजन कहाँ से आपको होगा? तीसरी बात, अब रेल और क्या कहते हैं आम बजट कंबाइन हो गए हैं। उत्तराखंड में जो 20वीं सदी के शुरू में जो रेल आई थी, जो देहरादून तक आई थी, जो कोटद्वार तक आई थी, जो इधर रामनगर की तरफ तक आई थी, तो उससे आगे पहाड़ों की तरफ में बढ़ी। पहली बार कि अब जो है कर्णप्रयाग, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी में, क्योंकि 2024 तक आपको कुछ न कुछ दिखाना है, इतने बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग हो रही है कि कई गांव बर्बाद हो गए हैं। आपका रुद्रप्रयाग का मरोड़ा गांव खत्म समझ लो, गौचर के पास जो सारी गांव है उसका भी वही हाल हो रहा है। कई गांव रास्ते में सारी गांव है, कई ऐसे गांव हैं उनमें दरारें आ गई है क्योंकि अंदर फटा अंधाधुंध ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था करें कि ताकि ब्लास्टिंग कम से कम हो और सुरंग तब निकल जाए। अगर ऐसा करेंगे तो एक आप जोशीमठ जैसे न जाने कितनी आपदाएं आ गई, कई गांव खराब होंगे। कुछ तो आपने ऑल वेदर रोड के नाम पर बर्बाद कर दिया कई कई, क्योंकि जो सोए हुए थे, सुसुप्त जो लैंडस्लाइड थी, स्लीपिंग जो थे, वो एक्टिव हो गए हैं, वो उनको जगा दिया है। अब रेलवे की वजह से और ज़्यादा हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा प्रोविज़न इसमें होना चाहिए कि ताकि कम से कम हो, पर्यावरण का नुकसान कम हो और गांव बचें। किसके लिए? जब गांव बर्बाद हो जाने, ये जोशीमठ की तरह आबादी तबाह हो, वो हो जाना है, संकट में पड़ना है, तो ये विकास किस किस चीज़ का विकास है, किस बात का विकास है? तो इन चीज़ों की उम्मीद है। और अब जैसे वो हो जाता है, सर्वे हो जाते हैं, वो हो जाता है। 96 में जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग का सर्वे हुआ था वो सालों तक लटका रहा, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तब जाके पिछली मनमोहन सिंह जी की सरकार में
तब जाके इसका बजट में इसका प्रोविज़न हुआ, तब जाके शिलान्यास हुआ और मोदी जी की सरकार में इसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। लेकिन जैसे ये है टनकपुर बागेश्वर है और कई लाइनें हैं जो प्रपोज़ हैं, उनका सर्वे हो चुका है लेकिन वो अटक पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से भी इनका भी जो रेलवे बजट से भी उम्मीद करनी चाहिए कि नई गाड़ियाँ शुरू होंगी और नई लाइनें चली जाएँगी। चीन हमारा जो पड़ोसी देश है, वो लासा तक रेल आ गई है। और हमारी रेल अभी तक ऋषिकेश से आगे नहीं खिसकी है, आपके काठगोदाम से आगे नहीं खिसकी है। तो इसको इसकी कनेक्टिविटी भी करेगी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, सड़क की कनेक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा हिमालय के जो पर्यावरण का गंभीर बात है, उसका उसके उसको उसके इकोसिस्टम, उसके पर्यावरण की रक्षा के लिए भी विशेष प्रोविज़न करने पड़ेंगे। और वो जो हिमालय की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए भी सरकार को विशेष प्रयास करने के। उत्तराखंड का जो जो पलायन हो रहा, बड़े पैमाने पर पलायन क्यों हो रहा? इसलिए हो रहा कि लोगों को जीवनीयत को खतरा पड़ गया, जोशीमठ का जैसा। कई सैकड़ों 465 के आसपास गांव खतरे में पड़े हुए हैं, उनका रिहेबिलिटेशन होना है। तो आप डबल इंजन की बात कर रहे हो, तो इनका रिहेबिलिटेशन कौन करेगा? जोशीमठ का रिहेबिलिटेशन कौन करेगा? तो इन चीज़ों को खाली केवल बोल के नहीं होता। डबल इंजन है आपकी, तो डबल इंजन का जो असर जो है, कल जो सीतारमण जी जो बजट पेश करने वाली हैं, उसमें दिखना चाहिए, वरना ऐसी हवा में बात करने से नहीं चलेगा। उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरा विशेष लगाव है, बोल गए अभी पिछली बार बद्रीनाथ में बोल गए थे, उसमें भी बोल गए थे, केदारनाथ में बोल गए। ऐसे बोल के तो नहीं होता है। और जो केदारनाथ में जो जिस तरह से भारी निर्माण कर दिया, वो तो खतरे में फिर दोबारा खतरा पैदा कर दिया। जोशीमठ हमारे सामने है और बद्रीनाथ में भी जो तोड़फोड़ हो रही है, उससे भी लोग आशंकित हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि केंद्रीय बजट में इस बार कुछ न कुछ पॉजिटिव मिलेगा और काफ़ी जो है डबल इंजन का लाभ